गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने भारतीय संघ व्यवस्था के विकास एवं स्वरूप को जानने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कि भारतीय संघवाद जो है वो व्यवहार में किस प्रकार कार्य करता है। इंडियन फेडरलिज्म इन वर्किंग। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के साथ संघवाद के स्वरूप में भी परिवर्तन आता रहा है और भारत की जो संघ व्यवस्था है को राजनीतिक तत्वों के बदलते परिप्रेक्ष्य में चार प्रकार से चित्रित किया जा सकता है। यानी भारतीय संघीय व्यवस्था जो है उसको अगर हम काल के हिसाब से देखें तो चार पीरियड में, चार युगों में उसको विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है केंद्रीकृत संघवाद का युग, दूसरा है सहयोगी संघवाद का युग, तीसरा है एकात्मक संघवाद का युग और चौथा है सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था। पहला जो है वो है केंद्रीकृत संघवाद का युग। सन 1950 से 1967 यानी 67 तक केंद्रीकृत संघवाद का युग जो है वो कहा जा सकता है। सन 1950 से 1964 तक का जो भारतीय राजनीति का युग है वो नेहरू युग कहलाता है और इस युग में केंद्र और राज्य के संबंध जो है वो बहुत मधुर बने रहे। उनमें उग्र मतभेद जो है कभी भी सामने उभर कर नहीं आए। इस कारण व्यवहार में कुछ ऐसे राजनीतिक तथ्य उभरे जिन्होंने भारत के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को पनपने में मदद की। केंद्र में नेहरू और पटेल जैसे नेता जो थे वो मौजूद थे और केंद्र और राज्यों में केंद्र का कांग्रेस का एक छत्र शासन था। अतः मतभेदों का दल के संगठन स्तर पर ही हल कर लिया जाता था। नेहरू का जो व्यक्तित्व था, उनकी जो नेतृत्व शक्ति थी, उनका कोई भी राज्य जो है वो विरोध करने का या किसी भी नेता में मतभेद उत्पन्न करने का साहस नहीं हो पाता था। योजना आयोग यानी प्लानिंग फोरम, राष्ट्रीय विकास परिषद राज्यों के बीच जो तालमेल करने के लिए सुपर कैबिनेट का कार्य कर रही थी और एक दल की प्रधानता के कारण इनके कार्यों को चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। इस काल में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप भारतीय संघवाद जो है वो राजनीतिक समन्वय और आर्थिक विकास के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बना। यानी पहला जो युग है संघीय व्यवस्था का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वो है केंद्रीकृत संघवाद का युग, यानी केंद्र की प्रधानता। दूसरा है सहयोगी संघवाद का युग। चतुर्थ आम चुनाव यानी 1967 के पश्चात शक्ति का संतुलन जो है वो राज्यों की ओर झुका। कांग्रेस का एक छत्र शासन जो है वो समाप्त हुआ और केंद्र में नेहरू जैसा व्यक्तित्व नहीं रहा। राष्ट्रीय विकास परिषद में भी अनेक दलों के मुख्यमंत्री अपने केंद्र विरोधी आवाज़ जो है वो बुलंद करने लगे और राज्यों में नेहरू के बाद मुख्यमंत्री जो है वो शक्ति के केंद्र बन गए और अब वो केंद्र को प्रभावित करने लगे। कांग्रेस दल के विभाजन 1969 के पश्चात लोकसभा में शासक दल अल्पमत में आ गया, जिससे केंद्रीय नेतृत्व को राज्य की मांग के आगे झुकना पड़ा। 1967 के जो इलेक्शन थे उसके बाद संघ और राज्यों में पारस्परिक संवैधानिक संबंधों के विषय में भी मतभेद काफ़ी उग्र हो गए थे। अधिकतर राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें बनी और ये सरकार जो है संघ सरकार के नियंत्रण में उस सीमा तक नहीं रहना चाहती थी जिस सीमा तक कांग्रेस दल की प्रादेशिक सरकारें पहले रहती थी। प्रत्येक राज्य जो है वही चाहता था कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक संस्थानों को उसी के क्षेत्र में स्थापित किया जाए। भाषा को लेकर भी संघर्ष उत्पन्न हुए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस को लेकर मतभेद पैदा हुए और राज्यपालों की जो नियुक्ति जो है, गवर्नर्स का जो अपॉइंटमेंट्स है वो भी विवाद का कारण बना। केंद्र और राज्यों के विवादों के उपरांत भी आपसी सहयोग जो बना रहा और सहयोगी संघवाद के युग का जो है सूत्रपात हुआ। सहयोगी संघवाद जो है उसका प्रमुख लक्षण जो है वो क्या होता है कि केंद्र और राज्यों की सरकारें जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं और इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार शक्तिशाली तो होती है किंतु राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्र में कमज़ोर नहीं होती है। चतुर्थ जो जन निर्वाचन था, इलेक्शन था, उसके पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी को मद्रास के श्री अन्नादुराई, उड़ीसा के RN सिंहदेव, उत्तर प्रदेश के चरण सिंह, पंजाब के गुरनाम सिंह जैसे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को विश्वास प्राप्त करने में सफलता मिली और इसीलिए ये मुख्यमंत्री जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनमें उसके लिए भी मिसेस गांधी से जो है वो सलाह लेते थे। तो जो दूसरा युग जो है भारतीय संघीय व्यवस्था का यानी चतुर्थ आम चुनाव के बाद सहयोगी संघवाद का युग कहलाता है।
तीसरा जो युग है वो है एकात्मक संघवाद का युग। 1971 के जो फिफ्थ असेंबली इलेक्शन थे, जो लोकसभा इलेक्शन, और 1972 में जो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचन हुए, उसमें ये दो तथ्य जो हैं, फैक्ट्स हमारे सामने उभर कर आए। पहला तो कि भारतीय राजनीति में श्रीमती गांधी और संजय गांधी ही सर्वमान्य नेता हैं, और दूसरा, कांग्रेस दल ही जनता का नेतृत्व कर सकती है। इससे क्या हुआ कि शक्ति का जो संतुलन था वो सेंटर की तरफ झुक गया, और जिस तेज़ गति से संविधान में संशोधन किए गए, उससे तो ये प्रतीत होता था कि भारत जो है वो एकात्मक शासन की ओर इंगित हो गया है। 1975 से 1970 तक तो भारतीय राज्य जो है, भारत जो एकात्मक राज्य में परिवर्तित कर दिया था। इमरजेंसी समूची शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के हाथों में आ गई, और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की स्थिति केंद्र की सरकार के सूबेदार की तरह हो गई। आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्रियों का एक पैर तो अपने राज्य में रहता था, दूसरा दिल्ली में, और कोई बहुत सारे जो ऐसे नेता थे, उन्हें केंद्र जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, उन्हें केंद्र के इशारे पर से हटना पड़ा। और 1980 में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय सरकार में 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी विधानसभाओं को भंग कर दिया गया, और ऐसे लगने लगा कि वापस से जो देश जो है वो पुनः एक दल प्रधान व्यवस्था की ओर उन्मुख हो रहा है। तो तीसरा जो संघीय व्यवस्था जो भारत में है, उसका तीसरा जो स्वरूप था, तीसरा जो क्या बोल सकते हैं मॉडल है, वो था एकात्मक संघवाद। फोर्थ जो है वो है सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था। छठे आम चुनावों के परिणाम से भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, चेंज आया, और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई, और राज्यों में विविध दलों की सरकारों की स्थापना हुई। यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार आई, और पंजाब में जनता व अकाली दल, पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी दल, तमिलनाडु पौंडीचेरी में अन्ना द्रमुक, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल में कम्युनिस्ट दल वाला जो मोर्चा है वो आया। तो केंद्र की जो जनता सरकार जो है वो एक दुर्बल सरकार थी, क्योंकि विभिन्न घटकों से बनी ये मिली जुली सरकार थी। अतः राज्यों को सौदेबाजी करने का जो है वो पॉइंट मिल गया, उनको मौका मिल गया, और जो गैर जनता राज्य सरकारों ने राज्य स्वायत्ता का नारा जो है वो बुलंद किया, और वित्तीय स्रोतों के वितरण को लेकर पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार ने सदैव केंद्रीय सरकार से दबाव और सौदेबाजी की भाषा में बात करने का प्रयत्न किया। 1989 और 98 के निर्वाचन जो है उनसे ये स्पष्ट होता है कि भारत में संघ व्यवस्था का सौदेबाजी वाला प्रतिमान ही कार्यरत है। वीपी सिंह 1989, चंद्रशेखर 1990, पीवी नरसिम्हा राव 1991, एचडी देवगौड़ा 1996, इंद्र कुमार गुजराल आदि जो नेतृत्व में केंद्र बनने वाली जो भी केंद्रीय सरकार थी, वो बिल्कुल अल्पमतीय सरकार थी, जिनको सत्ता में बने रहने के लिए उन दलों का सहारा लेना पड़ा जो राज्य में शक्ति के पावर सेंटर थे। अनेक राज्यों में जो क्षेत्रीय दलों की सरकारें सत्तारूढ़ थी, जिनके कंधों पर केंद्रीय सरकार टिकी हुई थी, और अनेक मसलों पर वह केंद्र से सौदेबाजी करने में हिचकिचाती नहीं थी। अगर हम कावेरी जल विवाद देखें तो उसमें कर्नाटक जो है वो सौदेबाजी करता हुआ हमें नज़र आता था। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक सरकार जो है वो बंद आयोजित कराती। अलमाटी बांध के मसले पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र के साथ सौदेबाजी का रुख अपनाया, और ये मिली जुली सरकारों के कारण जो है चौथा जो हमें प्रतिमान या मॉडल हमें देखने को मिलता है, वो है सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था। अब जो है एंड में क्वेश्चन आता है कि क्या भारत को सच्चा संघ कहना जो है वो ठीक होगा? इज़ इंडिया इज़ अ ट्रू फेडरेशन? तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान में संघीय शासन के सभी लक्षण मिलते हैं, फिर भी अनेक दृष्टियों से ये एकीकृत शासन की व्यवस्था करता है, और भारतीय संविधान जो है उसमें अत्यंत केंद्रीय शक्तिशाली केंद्र का निर्माण किया गया है। इतने आलोचनाओं के बावजूद भी भारतीय संविधान जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था को स्थापित करने वाला संविधान नहीं कहा जा सकता।
वस्तु स्थिति जो है वो यह है कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्ष्यों का समावेश इसीलिए किया गया है ताकि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसकी कमियों को दूर किया जा सके। भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय जो संगठन कारी जो विघटनकारी जो शक्तियाँ थी वो कार्यरत थी, तो इसलिए एक शक्तिशाली केंद्र का होना जो है वो आवश्यक था। इसलिए भारतीय संविधान में कुछ चीज़ें जो हैं वो एकात्मक शासन व्यवस्था के जो गुण हैं वो लक्षण जो है वो उसमें पाए जाते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि सभी राज्यों में ऐसी शासन व्यवस्था कायम की गई है जैसे उन देशों के लिए ज़रूरी थी। इसीलिए भारत जो है उन्होंने इस देशों की संघात्मक व्यवस्था की नकल तो नहीं की, लेकिन अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको बना लिया, यानी शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई। इसलिए ये कहना गलत होगा कि भारतीय संविधान मूलतः एकात्मक है, इसमें संघात्मक तत्व गौण रूप में मिलते हैं। भारत का संविधान जो है वो संघात्मक है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है और संविधान में संशोधन के बिना केंद्र और राज्य की शक्तियों में वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती है। थैंक यू सो मच।